नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज का वीडियो हम लोग लेकर आए हैं संविधान का। आज हम लोग संविधान के 20 क्वेश्चंस को फुल डिटेल्स से उसका एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्वेश्चन फिर सुनिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब ऑप्शन सुनिएगा। पहला 10 दिन तक, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन तक, और तीसरा ऑप्शन है 15 दिन तक, और चौथा ऑप्शन है 16 दिन तक। यानी धन विधेयक को राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाएगा यदि वह कितने दिन तक, वह अगर 14 दिनों तक, कितने, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, 14 दिनों तक अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, और अब इस पर क्या होता है, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई भी जोर नहीं चलता है। ठीक है, ये लोकसभा द्वारा पारित होता है। और हाँ, इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक हो जाती है। तो राष्ट्रपति इसको ये भी नहीं कह सकता कि इस विधेयक को हम दस्तखत नहीं करेंगे। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक भेजा जाता है या लाया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है। पहला ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, या दूसरा ऑप्शन है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, या तीसरा ऑप्शन है सदनों का 2/3 बहुमत, या डी ऑप्शन है सदनों का पूर्ण बहुमत। ठीक है, तो बताइए आप। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जो संसद की संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, और किस आर्टिकल के तहत बुलाता है, 108 के तहत बुलाता है। ठीक है, यानी अगर संसद को या संसद किसी भी आपके कोई भी अगर विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और लोकसभा उसको पारित कराना चाहती है, अर्थात सरकार पारित कराना चाहती है, तो वह राष्ट्रपति के थ्रू 108 आर्टिकल के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, और राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये तो आपको पता है। अच्छा, सपोज करो कि लोकसभा का अध्यक्ष ना हो, तब कौन अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, अब तक के इतिहास में तीन बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार बुलाया गया था 6 मई 1961 को जवाहरलाल नेहरू के दौर में, और वो कौन सा कानून था? दहेज निरोध विधेयक था। दूसरी बार जो बुलाया गया वो था 16 मई 1978 को। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और ये किस विधेयक पर हो गया था? इस पर बात हो गई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। ठीक है, दूसरी बार ये बुलाया गया, और तीसरी बार बुलाया गया है 26 मार्च 2002 को। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 2000 से लेकर 2005 तक अटल बिहारी वाजपेयी। और ये किस विधेयक पर था? पोटा। ठीक है, यानी आतंकवाद निरोधी विधेयक। अच्छा, इस 2002 के जो 26 मार्च है आतंकवाद निरोधी विधेयक का, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो समय अध्यक्ष मौजूद नहीं रहते हैं, तो उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष करते कौन? PM सईद उस समय के ये रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से
कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 102, यानी आर्टिकल 99, आर्टिकल 103, आर्टिकल 100, आर्टिकल 102। तो बताइए संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, अनुच्छेद 100। ठीक है, यानी आर्टिकल 100 के तहत, क्योंकि आपको पता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो वास्तव में वो भी सांसद होता है, वो उस समय उसको चुना जाता है, तो वो सांसद की हैसियत से भी अपना मत निर्णायक मत दे सकता है। तो आर्टिकल कौन सा है? 100 है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति कार्यालय में, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय में, या चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो बताना है आपको कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पारित की जाती में प्रस्तुत की जाती है। तो इसका ए आंसर सही है। अब लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति जो है इसका जो गठन है वो 1921 में किया गया था, समझे ना। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। उस समय इसमें 22 सदस्य थे। फिर अब 1954 से लेकर 1955 में इस समिति में कितने 22 ही सदस्य थे। अब इस समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के। ठीक है, यानी इस लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक है, और फिर जो इसका अध्यक्ष है वह कोई भी बन जाता था, लेकिन 1967 में यह परंपरा बनाई गई कि इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष के किसी एक सदस्य को बनाया जाएगा और इसका कार्यकाल 1 साल का होगा। ठीक है, यानी इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस समिति का मुख्य जो कार्य होता है वह कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। ठीक है, उसका ये भी काम होता है कि सरकार के विनियोग एवं वित्त संबंधी से लेखाओं की जांच भी करता है। ठीक है, इसे जो है प्रकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो वनडे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्लियर? इसका काम क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करना, सरकार की विनियोग एवं वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना। ठीक है, या ठीक है, और इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन बनता है? वो विपक्ष का कोई एक सदस्य बनता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? यानी दिए गए 4 ऑप्शन हैं, इनमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्रकलन समिति, तीसरा ऑप्शन है सरकारी उपक्रम समिति, या चौथा ऑप्शन है याचिका समिति। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रकलन समिति। ठीक है, यानी बी आंसर इसका राइट है, प्रकलन समिति। अभी हमने आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये संसद की स्थायी समितियों में से ये समिति होती है और ये समिति सबसे बड़ी है। ठीक है, और इसका गठन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। इसका जो गठन है उसमें राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और इनका चुनाव भी एकल पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक, इसका गठन लोकसभा में होता ही है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो बजट की समीक्षा करना होता है। क्या होता है? बजट की समीक्षा करना खास, और इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? तो 1950 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा
जाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है 1 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 8 सप्ताह या चौथा ऑप्शन है 6 सप्ताह। तो दोस्तों अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है और उससे पहले राष्ट्रपति ने, जब संसद नहीं चल रही होती तो वो अध्यादेश जारी करता है, और अगर वो जारी कर दिया गया है और संसद सत्र शुरू हो गया है तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा, संसद के सत्र उसमें पटल में रखा जाएगा। अगर वो वहाँ से पास हो जाता है तो विधेयक भी बन जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ये किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123 के तहत, यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है तारकेश्वरी सिन्हा या चौथा ऑप्शन है मीरा कुमार। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो मीरा कुमार हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यानी लोकसभा की पहली महिला जो हैं अध्यक्ष जो हैं मीरा कुमार हैं। अच्छा, उसके बाद कौन बनता है? सुमित्रा महाजन बनती हैं। ठीक है, मतलब दूसरी जो महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की वो कौन है? सुमित्रा महाजन। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो आपको पता है ओम बिरला। ठीक है, अच्छा इसके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या डी ऑप्शन है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। यानी आपको बताना था राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, या चौथा ऑप्शन है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति हैं और आर्टिकल 64 के तहत उसे राज्यसभा का पदेन सभापति भी नियुक्त हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121, आर्टिकल 123, यानी अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है ये। ठीक है, वित्त विधेयक नहीं है ये, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है वो आर्टिकल 117 यानी आर्टिकल 117 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस पर कोई भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है विशेष उपबंध है। वित्त विधेयक या धन विधेयक दूसरा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सुने, आर्टिकल 117, आर्टिकल 266, आर्टिकल 306, आर्टिकल 307। तो दोस्तों इसका आंसर आर्टिकल 117 है, यानी वही है जब विशेष उपबंध होते हैं तो हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ही लेनी पड़ती है, तभी हम उन चीज़ों को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यानी 117 विशेष उपबंध देता है और उस उपबंध के तहत पहले ही हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो
क्या करता है, इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है और ये बहुधा 1967 से विपक्ष का कोई एक सांसद ही बनता है। ठीक है, तो हमने इसको पहले ही बता रखा है पिछले वीडियो में और पिछले क्वेश्चन में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? पहला है तदर्थ निधि, दूसरा है अतिरिक्त अनुदान, तीसरा है अनुपूरक अनुदान, या चौथा ऑप्शन है अनुदान का अनुरोध। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? पहला ऑप्शन है तदर्थ निधि, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त अनुदान, तीसरा ऑप्शन है अनुपूरक अनुदान, या चौथा ऑप्शन है अनुदान का अनुरोध। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हमें व्यय का अनुमान लगाना है और उसको भारतीय संसद के समक्ष रखना है तो हम उसको कहते हैं अनुदान का अनुरोध। क्या कहते हैं? अनुदान का अनुरोध। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? यानी पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 23 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 22 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर 18 वर्ष होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून या विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, या अनुच्छेद 252, या अनुच्छेद 253। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 253 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए अपने देश में क्या कर सके, कानून का निर्माण कर सके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। चार ऑप्शन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, दूसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, या डी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो जो भारत की संचित निधि है उस पर जो भारित नहीं है वो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ये भारित नहीं है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये सब के सब भारित होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 4 बार। तो दोस्तों वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इसका आंसर बी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है मर्यादा, पक्षत्याग, अंतर प्रदन, बैठ जाना। तो दोस्तों ऑप्शन सुनिए। मर्यादा क्या होती है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ये कहे कि विनम्र भाषा का विनम्र व्यवहार करिए तो उसको मर्यादा बोलते हैं। पक्षत्याग क्या होता है कि अगर कोई सांसद जिस पार्टी से चुनकर आया है उस पर न रहकर वो क्या कर देता है कि वो दूसरी यानी विपक्षी पार्टी में चला जाता है तो उसको पक्षत्याग कहते हैं। अंतर प्रदन जो होता है वो ये होता है कि किसी कानून पर जब किसी सरकारी ऑफिसर से कोई जानकारी ली जाती है तो उसको प्रवर्धन कहते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है बैठ जाना, ये वही है कि अध्यक्ष जब किसी संसद के किसी सदन के सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, बैठ जाना। क्लियर? मर्यादा क्या है कि वो विनम्र और
और लैंग्वेज को बहुत ही नॉर्मली तरीके से जो बोलो वो मर्यादा है। पक्ष त्याग क्या है कि जिस पार्टी से आप चुनकर आए हो उसका साथ ना दो और विपक्ष में बैठ जाओ, तो वो पक्ष त्याग हो जाता है। अंतर प्रदान क्या होता है, किसी मामले पर जब वहाँ के लोग ना कर पाएँ तो उसमें कोई गवर्नमेंटेड आदमी या कोई ऑफिसर उस पर उससे जो मांगा जाता है, यानी उससे कोई अधिकार मांगे जाते हैं, उससे कोई जानकारी मांगी जाती है, तो उसको अंतर प्रदान कहते हैं। ठीक है, बैठ जाना वही होता है। तो इसका आंसर डी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? देखो आज लोक लेखा समिति के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए। पहला ऑप्शन है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। पहला ऑप्शन है शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना। तीसरा ऑप्शन है नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण। या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों पहला होगा, क्योंकि आपने अगर वो पहले सुन रखा है तो क्या है कि इसका जो काम होता है वो शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में। दूसरा ऑप्शन है सरकारी आश्वासनों के बारे में। तीसरा ऑप्शन है आकलनों के बारे में। चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो दोस्तों अभी तक डी ऑप्शन सही इसका है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई भी समिति गठित नहीं की गई है। ठीक है, बाकी सारी सार्वजनिक उद्यमों के बारे में भी समिति गठित की जा चुकी है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी समिति गठित की जा सकी है, आकलनों के बारे में भी समिति गठित तो समय समय पर की ही जा रही हैं। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने हुए बेल आइकन को प्लीज़ कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है वित्त संशोधन विधेयक, या सी ऑप्शन है साधारण विधेयक, डी है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सिर्फ एक ही चीज़ में ही आ सकती है, वो है साधारण विधेयक। यानी इसका आंसर क्या है? सी। कभी भी संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। सिर्फ साधारण विधेयक को ही पास करते समय अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या है, राष्ट्रपति अपने उसका प्रयोग करके 108 का क्या करेगा, दोनों सदनों को बुला लेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वो नहीं होगा तो उसी का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो साधारण विधेयक में ही क्या होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अन्य किसी भी विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ आपको मिल चुकी होंगी। तो ऐसे ही बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।